इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सतत आवेश वितरण पर। ये एक डेरिवेशन है जो हमारी राजस्थान बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसमें एग्जांपल है। ये 2.4 एग्जांपल नंबर 2.4 है। ये इस एग्जांपल में हम डिस्कस करते हैं आवेशित वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें कि जो चार्ज्ड रिंग है, आवेशित वलय है, उस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, आवेश का जो वितरण है वो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो चार्ज्ड रिंग है, जो आवेशित वलय है, वो रेखीय आवेश वितरण का एक एग्जांपल है। इट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए जब यहां पर हम घनत्व लिखेंगे, डेंसिटी लिखेंगे, तो उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, कुल आवेश बट्टा कुल लंबाई। और रिंग के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल चार्ज अपॉन उसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी उसकी सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि। तो आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर एक चार्ज रिंग, एक्चुअली जो रिंग है वो इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है, जो ये रिंग है। लेकिन अगर इस रिंग को मैं यूं बनाऊंगा तो व्हाइट बोर्ड पर ये जो बनाने का तरीका है, ये आर रेडियस की जो रिंग है उसको यूं रखा हुआ है। ओके, दिस इज रिंग। यानी मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि ये वाई जेड प्लेन में रखी हुई है। अगर हम इस तरीके से एक्स वाई जेड बनाते हैं तो उस रिंग को हमने यहां रखा है, सो ये हो जाएगा आपका वाई जेड प्लेन। ठीक है, तो जब ये रिंग जो है वो वाई जेड प्लेन में रखी हुई है तो इसकी जो एक्सिस है, इसकी जो अक्ष है, वो इसके सेंटर से निकलेगी और परपेंडिकुलर होगी इसकी प्लेन के, तो वो हो जाएगी एक्स एक्सिस पर। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये इसकी एक्सिस यानी कि इसकी अक्ष जो है उसको डिनोट करते हैं, ये इसकी अक्ष है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि बिंदु P पर आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र जो है, ये बिंदु P जो है वो इसके सेंटर से कितनी दूर है, स्मॉल x दूरी पर है। तो डायग्राम में हमारे पास में एक r रेडियस की रिंग है, एक r त्रिज्या की वलय है। उस वलय पर जो टोटल चार्ज है, जो टोटल आवेश है, वो है q। ओके, टोटल चार्ज ऑफ रिंग कितना ले लिया हमने, मान लो स्मॉल q, और रेडियस है इसकी r। तो हमें इसके सेंटर से यानी कि इसके केंद्र से कितनी दूरी पर, स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु P मिला है। इस बिंदु P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और याद रखेंगे ये जो बिंदु P है वो वलय की अक्ष पर स्थित है, उसकी एक्सिस पर है। तो सबसे पहले अगर मैं वलय के लिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उसकी डेंसिटी का फॉर्मूला अगर लिखता हूं, अगर मैं उसके लिए घनत्व लिखता हूं, तो घनत्व का सूत्र हो जाएगा यहां पर रेखीय आवेश घनत्व के सूत्र से, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो इसकी टोटल लेंथ का मतलब क्या हो गया, इसकी परिधि हो गई 2πr, उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम इस वलय पर dl लंबाई के, कितनी लंबाई के, dl लंबाई के दो अल्पांश लेते हैं ऊपर और नीचे। ये फर्स्ट अल्पांश हो गया, ये सेकंड हो गया। dl लंबाई का है और ये भी dl लंबाई का है। और इन अल्पांशों के अंदर इनकी जो लंबाइयां है वो तो dl है, और इन अल्पांशों के अंदर जो चार्ज है, जो आवेश है, वो dq है। इसकी लंबाई भी कितनी है, dl है, इसका भी जो चार्ज है वो कितना है, dq। dl लंबाई और dq चार्ज, dl लंबाई और dq चार्ज। और इन अल्पांशों के लिए हमें सबसे पहले इन अल्पांशों के लिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, और उसके बाद पूरी रिंग के लिए निकालेंगे। तो अगर मैं पहले बात करूं इस वलय के लिए, इस स्मॉल पार्ट के लिए, जो पहला वाला है, इसके लिए बिंदु P पर, तो इस अल्पांश की बिंदु P से दूरी देखें, ये वाली दूरी,
ये सपोज करो आप स्मॉल आर है और ये एंगल हो गया आपका थीटा। सिमिलरली ये जो स्मॉल पार्ट है इसके लिए भी जो दूरी है वो कितना है, स्मॉल आर, और ये एंगल कितना हो गया, थीटा। तो इस स्मॉल पार्ट के लिए आर दूरी पर और इस स्मॉल पार्ट के लिए भी आर दूरी पर बिंदु पी है। तो इन दोनों स्मॉल पार्ट्स के लिए, इन दोनों अल्पांशों के लिए सबसे पहले हमें बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र निकालना है। तो पहले आवेश के लिए, इस स्मॉल पार्ट के लिए जो विद्युत क्षेत्र का सूत्र है वो कैसे निकालेंगे, तो यहां लिखते हैं दोनों का साथ में लिख दें अगर, अल्पांशों के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल पार्ट्स। तो इसके लिए अगर मैं लिख देता हूं मान लो DE1 और इसके लिए मैं लिख देता हूं DE2। तो आपको पता है किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, जैसे अगर यहां पर मैं Q चार्ज रखूं और इस Q चार्ज के लिए मुझे अगर स्मॉल r दूरी पर यानी यहां बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो स्मॉल इसका फॉर्मूला होता है KQ अपॉन में r²। किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो विद्युत क्षेत्र का सूत्र है वो हम लिखते हैं KQ अपॉन में r²। सिंपली बताया है। तो यहां पर हम इस अल्पांश के लिए निकाल रहे हैं और इस अल्पांश के पास कितना चार्ज है बताइए, DQ चार्ज है। तो यही फॉर्मूला लगेगा K DQ अपॉन में r²। और यही सेम फॉर्मूला इस दूसरे अल्पांश के लिए भी हो जाएगा, यानी दोनों अल्पांशों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम होगा, K DQ अपॉन में r²। यहां पर आप देखें, मैंने अभी देखिए आवेश घनत्व का सूत्र लिखा है। क्या लिखा है, लैम्डा बराबर में टोटल चार्ज Q अपॉन में जो है उसकी टोटल लंबाई जो कि सर्कमफेरेंस है 2πr। अगर यही फॉर्मूला मैं सेम रेखीय आवेश घनत्व में पूरी रिंग के लिए ना निकाल करके स्मॉल पार्ट के लिए निकालूं तो स्मॉल पार्ट का चार्ज कितना है, DQ अपॉन स्मॉल पार्ट की लंबाई कितनी है, DL। तो लैम्डा बराबर में Q अपॉन 2πr लिख सकते हैं और लैम्डा बराबर में DQ अपॉन DL भी लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले से अगर मैं यहां से DQ सपोज निकालता हूं तो DQ निकालेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा इंटू में DL, और जब Q निकालेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा इंटू में 2πr। फिलहाल मैं DQ की वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला मेरे पास में K, और DQ की जगह क्या लिखेंगे आप, लैम्डा DL अपॉन में r², फर्स्ट इक्वेशन। अब एक चीज और, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जब समझाया था तो ये बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के लिए यानी कि धनावेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो चार्ज से दूर होती है, बाहर की तरफ होती है। जैसे अगर मान लो यहां चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव और मुझे अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैंने क्या बताया था, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पेन रखें और जिस तरफ चार्ज रखा हुआ है उससे दूर चले। तो चार्ज तो इधर है तो आपको इधर चलना होगा, यानी इस पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर मैं इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालता हूं तो वो r की दिशा में यूं आगे बढ़ाएंगे, इसको इस तरफ हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। ये हो गया आपके DE1, क्लियर। इसी प्रकार से अगर मैं DE2 की दिशा देखूं तो इस पॉइंट पर निकालनी है, पॉजिटिव चार्ज यहां पड़ा है तो पॉजिटिव की तरफ जा नहीं सकते, उससे दूर जाना होगा। तो यहां पर इस प्रकार से DE2 की दिशा हो जाएगी बाहर की तरफ। ये हो गया आपके DE2। ये DE1 जो पहले अल्पांश के लिए है और DE2 दूसरे अल्पांश के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, वेक्टर है। तो सबसे पहले अगर मैं ये इसका विद्युत क्षेत्र हो गया पहले के लिए और ये हो गया दूसरे का, तो जब हम परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो इनका वेक्टर एडिशन करना होगा। और वेक्टर एडिशन के अंदर क्या नियम होता है, अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में तो जोड़े, अपोजिट है तो घटाएं।
लेकिन यहां पर ना तो एक दिशा में है, ना ये इधर जा रहा है और ये इस तरफ है, तो ये एक दिशा में नहीं है, जोड़ नहीं सकते। अपोजिट भी नहीं है तो माइनस भी नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स के अंदर इनको डीएसोसिएट करना होगा, यानी कि इनके आपको घटक लेने होंगे। तो घटक लीजिए DE1 और DE2 के। तो DE1 इस तरीके से इधर जा रहा है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो इसका ऊर्ध्वाधर घटक है, वो इस तरफ आएगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ आएगा। सिमिलरली DE2 के लिए हॉरिजॉन्टल इस तरफ आएगा, वर्टिकल कहां आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। ये थीटा है तो इसके अपोजिट सीधा ये हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो उसके अपोजिट वाला वो थीटा हो जाएगा। तो अब आप देखो DE1 के दो कंपोनेंट्स देख सकते हैं आप, एक इधर और एक इधर। अब इस कंपोनेंट के साथ में एंगल बन रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, DE1 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, DE1 sin थीटा। सिमिलरली DE2 के लिए अगर आप देखेंगे तो एक कंपोनेंट इधर है, एक इधर, तो इस कंपोनेंट के साथ में एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा DE2 cos थीटा, और ये बन जाएगा DE2 sin थीटा। अब जब आपने कंपोनेंट्स ले लिए हैं तो आप मेन वेक्टर को एक बार छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब कंपोनेंट्स पर ही डिस्कस करेंगे। DE1 और DE2 बराबर है, तो DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा भी बराबर होंगे, और ये साथ में एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, विपरीत है, तो कैंसिल कर देंगे। तो DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा कहां है, एक ही तरफ है, तो ये जुड़ जाएंगे। तो अगर मैं बिंदु P पर, यानी कि यहां पॉइंट P पर सपोज परिणामी विद्युत क्षेत्र लिखूं, तो इनके अकॉर्डिंग तो मैं जोड़ सकता हूं दोनों को। क्या कर सकता हूं मैं कि DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा। लेकिन क्या वो सफिशियंट होगा, क्या वो सही होगा, नहीं होगा। पॉइंट P पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा, तो वो विद्युत क्षेत्र जो है वो पूरी वलय का विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, वो केवल इन दो अल्पांशों का विद्युत क्षेत्र होगा। हमें किसके लिए निकालना है, पूरी वलय के लिए निकालना है। तो जैसे ये दो अल्पांश हमने लिए हैं आमने सामने, वैसे ही अगर मैं दो अल्पांश और लूं, तो उन दोनों अल्पांशों के लिए फिर वर्टिकल कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल फिर जुड़ जाएंगे। दो और लूं तो फिर वर्टिकल कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल फिर जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में बहुत सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इकट्ठा हो जाएंगे। और फिर जब पॉइंट P पर रिजल्टेंट निकाले तो सबको जोड़ना पड़ेगा। अभी मैं इन दो को जोड़ूंगा तो इन दो के लिए आएगा, मुझे पूरी रिंग के लिए लेना है, तो ये जो अल्पांश है वो पूरी रिंग पर छोटे छोटे लेने पड़ेंगे, फिर इनको जोड़ना पड़ेगा। ओके, और जोड़ने का सब्स्टिट्यूट क्या है, इंटीग्रेशन है, समाकलन है। हम सबको ना जोड़ करके इसका अल्टरनेट ये भी है कि हम किसी एक स्मॉल पार्ट का, किसी एक घटक जो अल्पांश है उसका विद्युत क्षेत्र निकालें और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरी रिंग का आ जाएगा। तो हमें वही तरीका यहां पर फॉलो करना होगा। हम अगर किसी भी एक अल्पांश का, जैसे इस अल्पांश का विद्युत क्षेत्र देखो पॉइंट P पर कितना आएगा, DE1 cos थीटा, इसका देखो कितना आएगा, DE2 cos थीटा। हालांकि DE1 और DE2 बराबर है तो एक ही बात हो गई। तो अगर मैं यहां लिखूं एक अल्पांश के कारण, ड्यू टू वन स्मॉल पार्ट, एक अल्पांश के कारण P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। सो वी आर talking about the resultant electric field at point P due to single small part, like we are taking this small part. Okay, so that is what DE1 cos theta और DE2 cos theta। हम इसको लिख देते हैं डायरेक्ट DE cos theta, एंड DE क्या है, दिस इज DE, ये DE है। तो DE की वैल्यू पुट करें आप, K लैम्डा DL अपॉन में R² cos थीटा। ये एक स्मॉल पार्ट का है, हमें किसका निकालना है, पूरी रिंग का निकालना है। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर दो। तो यहां लिख देंगे संपूर्ण वलय के कारण, संपूर्ण वलय के कारण विद्युत क्षेत्र
ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा या इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा डीएल अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। देखें एक बार इसको, अब आप देखें इसमें जो कॉन्स्टेंट्स है, सबसे पहले तो आप इसमें कॉस थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। अब कॉस थीटा की वैल्यू कैसे रखेंगे, इस ट्रायंगल से रख सकते हैं। यहां से अगर मैं कॉस थीटा लिखता हूं तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा गण होता है, ओके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस हो गया इसका, बेस कितना है इसका, स्मॉल एक्स, अपॉन में हाइपोटेन्यूज इसका कितना हो गया, स्मॉल आर। सो एक्स अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर अगर आप यहां से इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम में लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, तो स्मॉल आर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ओके, सो अब ये कॉस थीटा की वैल्यू मुझे यहां पे पुट करनी पड़ेगी, तो बोर्ड को एक बार मुझे साफ करना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम आप देख सकते हैं। अब मे भी डायग्राम की अपने को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो मैं इसको हटा रहा हूं इसका आगे का सॉल्यूशन करने के लिए। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू के बाहर लिख देता हूं मैं, ओके, लैम्डा बाहर लिख देता हूं, आर स्क्वायर भी मैं बाहर लिख देता हूं, ये आर स्क्वायर है, एंड कॉस थीटा क्या है, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, एंड इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, डीएल रहेगा। अब बताइए ये आर की वैल्यू है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की, तो ये जो आर की वैल्यू है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये जो आर स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओनली, 1/2 हट जाएगा। सो के इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू में एक्स डीएल। अभी आपने डायग्राम देखा था, डीएल क्या था, लंबाई, किसकी लंबाई, स्मॉल पार्ट की लंबाई, लेंथ ऑफ स्मॉल पार्ट। लंबाई का इंटीग्रेशन भी लंबाई ही होगा, एरिया का इंटीग्रेशन एरिया होगा, ओके, एंड वॉल्यूम का इंटीग्रेशन वॉल्यूम होगा। तो यहां पे लंबाई डीएल है, तो लंबाई का इंटीग्रेशन लंबाई ही आएगा, लेकिन लंबाई किसकी है, ये स्मॉल पार्ट की। इंटीग्रेशन करेंगे तो किसकी लंबाई आ जाएगी, पूरी रिंग की, पूरी वलय की, और पूरी वलय की लंबाई क्या है, उसकी सर्कमफेरेंस, परिधि है। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे, 2πr, ओके। लैम्डा इंटू 2πr को मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू, तो लैम्डा इंटू 2πr को आप क्या लिख सकते हो, क्यू। सो हियर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू में क्या बचा, एक्स। एक फॉर्मूला तो ये आ जाएगा, क्लियर हो गई बात आपको। अब इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी आप कर सकते हैं, जैसे हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का किया है, आउटवर्ड्स, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था, उसका रिजल्टेंट कहां था, इधर था, तो एक्स की डायरेक्शन में ही इसका जो है वो आउटवर्ड्स ही होगा। एक इसके अंदर आप कंडीशन लगा सकते हैं, नहीं अगर मान लो वलय जो है वो छोटी है, उसका जो साइज है वो छोटा है, तो फिर उस केस में क्या होगा, आर बहुत छोटा हो जाएगा। सो इफ आर जो है वो लेस देन एक्स है, या एक्स बहुत बड़ा है, तो आप इसको नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन में, इसको नेग्लिजिबल कर देंगे तो यहां क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। सो उस केस में क्या आ जाएगा, ये के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, ओके। सो ई इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल है, जो कि बहुत मोस्ट एग्जांपल है, 2.4। क्लियर होगी बात आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का,
जो है गाउस का नियम।